हेलो बच्चों, जेई मेंस 2025 के लिए मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक्स लेके आया हूँ कि आपको अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं होगा, तो आपको इतने कम टाइम्स में कौन से चैप्टर को और कौन से टॉपिक को ज़रूर देख के जाना है, उसके लिए मैं आपको लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें मैं पूरे डिटेल से बताऊंगा कि आप कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। आप इनको छोड़ के नहीं जा सकते। आप अगर आप इनको छोड़ के जाते हो तो आपके मार्क्स ज़रूर से ज़रूर कम हो जाएंगे, जिनसे हर साल लगभग में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस और नीट की, तो आपके लिए ये जो टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं पहले शुरू करता हूँ आपको लिए ये चीज़। फिजिकल्स में आपके पास ये 7 चैप्टर है। पहला मोल कॉन्सेप्ट है, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, तीसरा थर्मोडायनेमिक्स है, चौथा इक्विलिब्रियम है, पांचवा रेडॉक्स रिएक्शन है, छठा सॉल्यूशन है, सातवां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, आठवां केमिकल काइनेटिक्स है। आपके पास ये 8 चैप्टर हैं, जिसमें से मोल कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थर्मोडायनामिक्स से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इक्विलिब्रियम से 2 चैप्टर देखने को मिलेगा, 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन से एक देखने को मिलता है, सॉल्यूशन से एक देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको एक देखने को मिलेगा और केमिकल काइनेटिक्स से आपको एक देखने को मिलेगा। मतलब फिजिकल से आपको 8 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि 8 चैप्टर है तो 8 क्वेश्चंस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पीरियोडिक इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल से आपको क्या करना है। इनऑर्गेनिक में आपके पास 1 2 3 4 5 6 चैप्टर है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपके पास 6 चैप्टर है, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस तो मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल से एक क्वेश्चन देखने को मिला था जनरली 2024 के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला था, लेकिन पिछली बार आपको 30 क्वेश्चन था, अब इस बार 25 क्वेश्चन है, तो हो सकता है आपको केमिकल बॉन्डिंग से अब 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चन देखने को मिलता था, अब 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डी एंड एफ में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से आपको 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, जब 30 क्वेश्चन था, तो हो सकता है इस बार 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो कंपलसरी रहेगा, हो सकता है किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी डाल दे आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार हो सकता है तो 1 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पी ब्लॉक से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देख लीजिए कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 1 3 4 4 2 6 1 7। तो फिजिकल केमिस्ट्री से मान लेते हैं 9 क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक से मान लेते हैं 7 क्वेश्चन, तो 9 7 16 हो गया, और बचा हुआ 9 क्वेश्चन किससे हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं पूरा जो 11th और 12th दोनों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मैं उसको कंबाइन करके दिखाया हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑर्गेनिक आप इंडिविजुअल चैप्टर वाइज नहीं पढ़ पाओगे, आपको पूरी ऑर्गेनिक को एक साथ ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है। आईयूपीएसी नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। आइसोमेरियम से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है। जीओसी में 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला है, 2 क्वेश्चन, जिसमें आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड करके पूछा है, और दूसरा कार्बोकटायन कार्बो एनायन एरोमेटिक इन सब से रिलेटेड करके पूछा हुआ है। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये और क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये, इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन जरूर दिया हुआ है, किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन भी दिया हुआ है इन दोनों टॉपिक्स मिला के। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इसको आप छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपको 4 मार्क्स बोनस में देके जाएगा अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल थ्योरी है, आप उस थ्योरी को करके चले जाए। हाँ, नेम रिएक्शन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। नेम रिएक्शन मतलब डायरेक्ट नाम नहीं देगा कि इनमें से कौन सा नेम रिएक्शन है। हाँ, हो सकता है नेम रिएक्शन के बिहाफ पे आपको दे देगा, इधर रिएक्टेंट दे देगा, इधर प्रोडक्ट दे देगा कि क्या बनेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी,
ये आपको पूरी रिएक्शन है, इन दोनों में मतलब पूरी रिएक्शन है कि किसे आपको हेलो एल्केन बनाना है, हेलो एरिन बनाना है, एल्कोहल फिनॉल ईथर कैसे बनाना है, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर का अलग अलग एलिमेंट के साथ रिएक्शन कैसा है। तो ये सारी आल रिएक्शन मैंने इन दोनों में डाल दिया है, मेथड ऑफ ऑपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टी से। तो इनसे आपको 4 से 4 क्वेश्चन जनरली देखने को मिलेगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज से। और फिजिकल प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैं वही डाल दिया, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उसके बाद इसी में पूछ देता है नंबर ऑफ सिग्मा बांड, पाई बांड। तो ये हमने आपके डाल दिया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सारी, ठीक है। कोई भी कंपाउंड दिया, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर दे दिया, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर आपको एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, इन सब का क्लासिफिकेशन जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कितने कोई कंपाउंड दे के उसके अंदर पूछ देगा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आप देख लो, 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 5 1 6 और इनसे मिला के 6 4 10। तो पहले 30 क्वेश्चन था, तो ये अब हो गया है क्या बोलते हैं 25 क्वेश्चन। तो हो सकता है इससे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाए इन दोनों मेथड से मिला के, नेम रिएक्शन ये और इनसे मिला के 3 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा डायरेक्ट। तो ये सब रिएक्शन में ही आ जाएगा। तो ये मैं मिला के मतलब बता दे रहा हूँ, रिएक्शन से करीब में आप 4 क्वेश्चंस कर लो, जो आपको इस तरह से भी रिएक्शन दे सकता है। ए बी कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे क्या रिएजेंट रखें, सी बन रहा है, सी आपस में किसी रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा है तो प्रोडक्ट डी बन रहा है, तो प्रोडक्ट डी क्या होगा, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आपके पास ये है। हाँ, एक और चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल को मैं ऐड कर दे रहा हूँ बाद में, लास्ट में उसको डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। तो ये है, बायोमॉलिक्यूल से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है जनरली, इन्हीं में से कोई ना कोई एक पार्ट रहेगा। अब हम आते हैं एक एक चैप्टर के इंडिविजुअल पार्ट पे, कि अगर आप इनमें से कौन सा चैप्टर उठा रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सा टॉपिक है। क्योंकि आपके लिए बहुत सारे बच्चे क्या दिमाग लगाते हैं, पूरे का पूरा होल चैप्टर ही छोड़ के चले जाते हैं। तो आपको होल चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है। अगर आपको कोई चैप्टर टफ लग रहा है तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं टॉपिक दे रहा हूँ, आप उस टॉपिक को पढ़ के जाओ। अगर उस टॉपिक में से हो सकता है कुछ टॉपिक, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर कभी हार्ड नहीं होता, ठीक है, पूरा का पूरा चैप्टर कभी हार्ड नहीं होता। उसमें से कुछ पर्टिकुलर पॉइंट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और कुछ टॉपिक जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। तो अगर आपको चैप्टर पूरा का पूरा हार्ड लग रहा है तो उसके कुछ सिंपल पॉइंट्स को पढ़ के जाओ, ताकि अगर उस सिंपल पॉइंट से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली उसको कर पाओगे। हम आते हैं पहले इस पे, मोल कॉन्सेप्ट पे। मोल कॉन्सेप्ट में डाल्टन एटॉमिक्स थ्योरी के बारे में एक बार आप देख लेना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड करके देख लेना, मोल कॉन्सेप्ट में देख लेना। नीट में जनरली इससे एक क्वेश्चन जरूरी दे देता है मोल कॉन्सेप्ट से, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, एटम निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, प्रोटॉन निकालने के लिए, इस तरह का कुछ भी दे सकता है। तो ये टॉपिक आप पढ़ लेना, मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कि कोई कंपाउंड है H2SO4 है, उसके अंदर सल्फर का परसेंटेज कितना होगा। एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आप निकालने का मेथड देख लेना। केमिकल इक्वेशन एंड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट, इन सब से ज़्यादातर अब क्वेश्चन इन दोनों से ही, जेई में इन दोनों से ज़्यादातर क्वेश्चन मिलता है। नीट में इससे हमारे से मोल कॉन्सेप्ट पे 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है नीट में, बट जेई में 1 से 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इससे कर लेना। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो कि मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट पूछने का नया तरीका है। ये लिमिटिंग रिएजेंट में अब क्या कर रहा है, केमिकल इक्वेशन एंड स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट में लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए या कंपाउंड्स कितना बनेगा ये निकालने के लिए आपसे अब इनऑर्गेनिक की रिएक्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। इनऑर्गेनिक की रिएक्शन अब नहीं दे रहा है, अब क्या दे रहा है, ऑर्गेनिक की रिएक्शन दे रहा है। पहले बोलता था कि हमारे पास H2 है, O2 है, रिएक्शन करा रहे हैं तो H2O बन रहा है, हमने 1 मोल O2 लिया, 5 मोल हमने O2 लिया, इस तरह से हमने किया तो वाटर कितना बन रहा है। तो अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक की रिएक्शन ना लेके आपको क्या कर रहा है, ऑर्गेनिक के कोई नेम रिएक्शन ले रहा है, या फिर बोल रहा है कि मान लेते हैं हमने कोई एल्कोहल लिया है, एल्कोहल से एल्कीन बनाना है, एरिन बनाना है, मान लो हेलो एरिन या हेलो एल्केन बनाना है, तो उसमें से कोई रिएक्शन दे देगा, बोलेगा कि हमने इतना लिया ये, इतना लिया ये, तो ये प्रोडक्ट कितना बन गया होगा। तो इस तरह का आपको ये अब इनऑर्गेनिक से ना दे के ऑर्गेनिक का रिएक्शन दे रहा है, जिससे बच्चों को ऑर्गेनिक का रिएक्शन भी पूछ ले रहा है और
स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाला भी कैलकुलेशन करवा ले रहा है बैलेंस इक्वेशन करा के। जैसे ऊर्ज रिएक्शन दे दिया, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन दे दिया, बोला कि हमने इतना इतना लिया है, कितना मोल बन रहा होगा। सैंडमेयर रिएक्शन से रिलेटेड करके दे दिया कि हमने एनिलीन लिया है, 10 ग्राम एनिलीन लिया है, उसके बाद उतना प्रोडक्ट बन रहा है तो कितना बनेगा। तो इस तरह से आपको करके दे सकता है। तो ये आप एक बार ध्यान रखना, अब इनऑर्गेनिक से कम दे रहा है, ऑर्गेनिक से ज़्यादातर चांस है पूछने का, क्योंकि मैंने देखा है अप्रैल वाले शिफ्ट में ऑर्गेनिक से ही ज़्यादातर रिएक्शन पूछा हुआ है। जनवरी वाले शिफ्ट में तो मान लीजिए सिंपल इनऑर्गेनिक से पूछा हुआ था, लेकिन केमिकल इक्वेशन और स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट वाले में अब ऑर्गेनिक से रिएक्शन पूछ रहा है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आप क्या पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कई सारे टाइप के रेडिएशन हैं, माइक्रोवेव, ठीक है, शॉर्ट वेव रेंज, लॉन्ग वेव रेंज, एक्स रेज, गामा रेज, इनका वेवलेंथ का आर्डर आप देख लेना, ठीक है, कितना से कितना होता है, फ्रीक्वेंसी का आर्डर देख लेना, ये इस तरह का देख लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको पढ़ के जाना है कि मेटल जो रखते हैं उस पर लाइट पड़ती है तो उसमें से कितना वेवलेंथ एच म्यू जो निकलता है, कितना निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। तो ये आप इस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप देख के चले जाना। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को आपको पढ़ के जाना है, लेमन, बाल्मर, पास्चमन, ब्रैकेट, हुन, ये सबको आपको पढ़ के जाना है। उस पर न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो, क्योंकि इससे और इनसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाने का चांस है, ठीक है, थ्योरी कम, न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाने की। बाल्मर सीरीज, हाँ, बोहर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई एडवांस में भी इससे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो बोहर मॉडल से आपको पूछ लेगा। बोहर मॉडल में लिमिटेशन पूछ सकता है, बोहर मॉडल में आपको क्या पूछ सकता है जो इंपॉर्टेंट है, रेडियस, कि बोहर का फर्स्ट रेडियस क्या होगा, सेकंड रेडियस क्या होगा, थर्ड रेडियस क्या होगा। एलिमेंट चेंज कर सकता है, हाइड्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, लिथियम ले लिया, उनके हिसाब से आपको रेडियस के ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। टोटल एनर्जी के ऊपर क्या वेरिएशन होगा ये। डुअल नेचर में आपको डी ब्रोगली और हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख के जाना है, ठीक है। डुअल नेचर में आपको क्या करना है, डी ब्रोगली एंड हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को देख के जाना है। उसके बाद छठा है जो क्वांटम नंबर मैकेनिक्स, ठीक है, वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में आपको क्या देख के जाना है, वेव फंक्शन देख के जाना है, ग्राफ सिग्मा, और ये विथ आर के साथ क्या होगा, 1s 2s 2p के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कैसा होगा, इस पे आप क्या कर सकता है, क्वेश्चंस पूछ सकता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वांटम नंबर से रिलेटेड करके पूछ सकता है। क्वांटम नंबर में हमें क्या पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आप बाउ प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन, हुंड्स रूल, इन सबसे रिलेटेड क्वांटम नंबर में पूछ सकता है। नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, एसपीडीएफ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ सकता है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर ही। तो इस तरह का क्वांटम नंबर में आप पढ़ लेना वो वाला। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप करके जाना। अब बहुत सारे बच्चों को बोलते होंगे कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत है तो कम से कम पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम को मत छोड़ के जाओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से चले जाओ, डुअल नेचर से चले जाओ। डुअल नेचर का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में अगर आपको दिक्कत हो तो इसको छोड़ के इसका ग्राफ आप देख के चले जाओ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो बहुत ही आसान है, क्वांटम नंबर आपको बहुत आसान देखने को मिल जाएगा। तो ये टॉपिक आप तो करके चले जा सकते हो, तो इससे आपको क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन में आते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो हमें पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कैसे, रिडॉक्स रिएक्शन को डिफाइन करना होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे आप। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर में आपको डिफाइन करना है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इस टाइप का रिएक्शन आपको देख के जाना है। कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, आपको कोई भी कंपाउंड देगा उसके अंदर पूछ देगा इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एससीएन है, एससीएन के अंदर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है। उसके बाद H2O7 का पूछ सकता है। इस तरह से कोई भी एलिमेंट आपको देके उसका ऑक्सीडेशन नंबर पूछ सकता है, तो वो आपको निकालने का तरीका देख लेना। K2 से H2O7, KMnO4, इस तरह का कोई भी दे देगा। बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए दे देगा एसिडिक और बेसिक मीडियम में, जो कि आप पढ़े हुए होंगे। टाइट्रेशन KMnO4 और K2Cr2 7 के साथ आपको देगा। तो जब भी आपको टाइट्रेशन देगा तो ये हमेशा रिड्यूस होगा। KMnO4 किस में रिड्यूस होता है, Kmn+2 में, Mn+2 में, और K2Cr2 किस में रिड्यूस कर दोगे आप, +3 में। बस ये आपको दिमाग में रख के चला जाना है, आपके टाइट्रेशन से क्वेश्चंस को बैलेंस कर लोगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को क्या करना है, बराबर नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल देना और वहाँ से बराबर कर देना। उसके बाद सोल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ना है। कंसंट्रेशन टर्म यहाँ पे भी था, मोल
कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा हूँ कंसंट्रेशन टर्म, तो मोल कॉन्सेप्ट में नहीं लिखा हूँ तो यहाँ पे लिख दिया हूँ कंसंट्रेशन टर्म। तो दोनों का कंसंट्रेशन टर्म है मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये मोल फ्रैक्शन हो गया, मोलरिटी हो गया, मोलरिटी हो गया, ठीक है, मास परसेंटेज हो गया, तो ये नॉर्मलिटी हो गया। तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है पीपीएम पीपीवी जो है, ये इसमें जो है वही सेम इसमें भी है, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया तो वहाँ पे भी आपका हो ही जाएगा। राउल्स लॉ अब वेपर प्रेशर, राउल्स लॉ के बारे में आप पढ़ लेना, हेनरी लॉ के बारे में पढ़ लेना, उसका केएच का वेरिएशन देख लेना, सॉल्युबिलिटी के साथ क्या होता है, उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो राउल्स लॉ हो गया, राउल्स लॉ का फार्मूला हो गया, हेनरी लॉ का फार्मूला हो गया। आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन आप देख लेना, दोनों के बीच में डिफरेंस ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करते हैं। इसी में मैं आपको एजियोट्रॉपिक भी डाल दे रहा हूँ कि एजियोट्रॉप भी कौन कौन सा शो करेंगे, उसको भी आप देख लेना, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करती हैं तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब का फार्मूला आप देख लेना। उसके बाद वांटा फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देख लेना, और वांटा फैक्टर आने के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या चेंजेज आ जाते हैं वो आपको रट के चले जाना है, मतलब तैयार करके चले जाना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्मोडायनेमिक्स में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आपको फंडामेंटल टर्म्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पाथ फंक्शन क्या होता है, स्टेट फंक्शन क्या होता है, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे टर्म पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इन सब के बारे में आपको ये टर्म पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है, जो वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी, यानी कि फर्स्ट लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स है वो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस में कैसे वेरी करता है। नीट में डायरेक्ट इससे टाइप ऑफ प्रोसेस से ही क्वेश्चन पूछ दिया था, आपको देख लेना 2024 में। टाइप ऑफ मतलब रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें कौन सा फार्मूला है। उसके बाद आइसोबारिक प्रोसेस का कौन सा फार्मूला, वर्क डन का, हीट का, ठीक है, इंटरनल एनर्जी कैसे चेंज हो जाती है, तो इन सब। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू। डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच का जो रिलेशन होता है आप उसको जरूर देख के जाना, ये वाला फार्मूला डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये वाला फार्मूला इससे नीट में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के लिए भी आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, इससे भी जेई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले साल का, तो ये आपको देख के जाना है। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, सी बी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हेस लॉ, इन सबको देख लेना है, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन इनथैल्पी क्या होता है, थर्मोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपको। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होगा, कंबस्शन रिएक्शन में क्या करेंगे, ठीक है, दो कंबस्शन रिएक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे उसको यूज करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है, ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन इनथैल्पी दिया हुआ है रिएक्टेंट के प्रोडक्ट का, तो डेल्टा एच की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। डेल्टा एस इंट्रॉपी के बारे में पूछ सकता है कि कोई रिएक्शन दे रहा है तो इंट्रॉपी बढ़ेगी कि घटेगी, या फिर कुछ प्रोसेस देगा उसमें पूछेगा इंट्रॉपी बढ़ रही है कि घट रही है। डेल्टा जी के बारे में पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनिटी को लेकर के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड पूछ सकता है डेल्टा एच। तो इन चारों में जो रिलेशन होता है एक उसको देख लेना, ये वाला फार्मूला जरूर देख के जाना, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस वाला, ये वाला फार्मूला जरूर देख के जाना। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ये वाला फार्मूला जरूर देख के जाना, वहाँ पे आपको यूज करने को मिल सकता है और एक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड करके पूछने को दे सकता है। तो ये आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्मोडायनेमिक्स के जो आपको देख के जाना है, इन पे न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे, कोई भी रिएक्शन दे रहा है तो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे करोगे, फॉर एलिमेंट्री एंड कम्प्लेक्स रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया हुआ है तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पूछोगे। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन रेट के ऊपर कंसंट्रेशन का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, अगर कंसंट्रेशन को हम लोग डबल करते हैं, ट्रिपल करते हैं तो उसके ऊपर रेट कैसे चेंज हो जाएगा, तो ये आपको देख के जाना है। तीसरा पॉइंट जो है डिटेल, मतलब सारे फार्मूले आपको देख के जाने हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर ना जीरो ऑर्डर का, जिसमें क्या है आपको रेट कांस्टेंट कैसे निकालोगे हर चैप्टर के हर ऑर्डर के लिए। दूसरा टी हाफ का फार्मूला हर ऑर्डर के लिए क्या होगा, उनका ग्राफ देख लेना। तो ये आपको फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देख के जाना है, इनको आपको देख के ही जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा, खासतौर से फर्स्ट ऑर्डर के ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर
ऑन द रेट कांस्टेंट, जिसमें हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन उसके ग्राफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, कोलिजन थ्योरी आप देख के जा सकते हो। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि केमिकल काइनेटिक्स से पूछे जाते हैं। ज़्यादातर केमिकल काइनेटिक्स में ये जो ऊपर के 6 पॉइंट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोलिजन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोलिजन से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, कप्पा हो गया, ठीक है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया, इन सब के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे निकाल सकते हो, तो ये आपको देख के जाना है। ठीक है, कोहराल्स लॉ के बारे में देख के जाना है। डीवे हकल्स रूल के बारे में आपको देख के जाना है, क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली पूछता है। ठीक है, फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को और आपको देख के जाना है। फैराडे फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में देखना है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक सेल को आप डिटेल में पढ़ के जाओ। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक और सेल, गैल्वानिक सेल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमें देखना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखना है। जैसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको क्या, कौन सा एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का तरीका आपको पूछ सकता है। नर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, नर्स इक्वेशन को आप छोड़ के नहीं जा सकते आप। ठीक है, नर्स इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी के इक्विलिब्रियम ई सेल, ये नर्स इक्वेशन को ही और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कर दिया गया। बैटरी के बारे में आप पढ़ के चले जाना। फ्यूल सेल क्या है, ठीक है, प्राइमरी बैटरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी क्या है, प्राइमरी बैटरी में कौन कौन से हैं, सेकेंडरी बैटरी में कौन कौन से हैं, एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सी बैटरी को कब यूज करेंगे, ड्राई सेल को कहाँ यूज करते हैं, तो इस तरह से आप देख लेना बैटरी में। तो आपके लिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 पॉइंट है जिनको आपको देख के जाना है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में आते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में देख लेना। डायनामिक वो फिजिकल प्रोसेस और इक्विलिब्रियम इन सब पे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल प्रोसेस, क्योंकि हर जगह फिजिकल प्रोसेस में भी क्या आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है तो वहाँ पे इक्विलिब्रियम है, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वहाँ पे फेज का एक्सचेंज हो रहा है, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ सकता है, तो वो इक्विलिब्रियम उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हाँ, देख के जाओगे तो अच्छा रहेगा, कभी पूछ दिया तो कर सकते हो आप। इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है, केमिकल प्रोसेस इक्विलिब्रियम में क्या है, केपी केसी के बीच में रिलेशन पूछेगा। केपी केसी दे दिया है, उसके हिसाब से अल्फा पूछ सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ सकता है। ठीक है, ये इन सारी चीज़ों को पूछ सकता है। उसके बाद ली चैटरियल प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पोर्शन इससे बनता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा, उसके भी आपको देख के बताना। शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये आप ली चैटरियल प्रिंसिपल को भी देख जा सकते हैं। और क्यूसी के टर्म में भी पूछता है ना, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्यूसी की वैल्यू दे दिया और के इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दिया, और उससे पूछेगा कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा या फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, इससे रिगार्डिंग आपको पूछ सकता है। ली चैटरियल प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको कंसंट्रेशन का इफेक्ट पूछ सकता है, प्रेशर का इफेक्ट पूछ सकता है, और उसके बाद इनर्ट गैस का इफेक्ट पूछ सकता है, कैटलिस्ट का इफेक्ट पूछ सकता है। तो कोई भी इसमें से इफेक्ट पूछ के आपको पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो सकता है। टाइप ऑफ एसिड, ये तो यहाँ तक तो केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में था। अब यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में आ रहा है। टाइप ऑफ एसिड के बारे में पूछ सकता है। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में पूछ सकता है। दूसरा जो 3 तरीके का एसिड डिफाइन किया गया है, लुईस एसिड, ठीक है, उसके बाद आर्हेनियस एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस का कॉन्सेप्ट है जिसमें कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो आप उनको एक बार देख के जाना। लुईस एसिड लुईस बेस से रिलेटेड करके भी पूछता है किसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस बेस। ठीक है, के बी के डब्ल्यू के बीच में रिलेशन, ठीक है, यहाँ से के बी के डब्ल्यू से पीएच के बारे में भी पूछ सकता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अल्फ़ा के बारे में पूछ सकता है कि यहाँ पे अल्फ़ा कितना होगा, तो इन सब के बारे में पढ़ के जाना। कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में पूछ सकता है कि कॉमन आयन इफेक्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पूछ सकता है। बफर सॉल्यूशन, हाइड्रोलिसिस एंड सॉल्युबिलिटी, ये तीनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड पीएच पूछ सकता है, जिसमें आपको हैसेल-ब्लाच इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट का जो पीएच हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालोगे आप, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप देख के चले जाना। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको वार्नर थ्योरी देख के जानी है। टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में देख के जाना। टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में मतलब किस टाइप का लिगेंड है। ठीक है,
न्यूट्रल है, बेसिक है, मोनो है, डाई है, टेट्रा है, इन सब के बारे में भी देख लेना। क्लासिफिकेशन, टाइप ऑफ लिगेंड, जितने भी तरह के क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईपीएसी नोमेनक्लेचर देख के जाना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे मैग्नेटिक मोमेंट, उसके बाद हाई स्पिन लो स्पिन क्या होगा, ठीक है, हाई स्पिन के बारे में पूछ सकता है, लो स्पिन के बारे में पूछ सकता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पूछ सकता है T2G और EG के बीच का गैप पूछ सकता है, T2G EG कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है। तो ये आपके लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सब आ जाएगा इंक्लूड करके। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको कुछ कंपाउंड दे देगा कोऑर्डिनेशन और उससे मैचिंग करने के लिए बोल देगा, तो ये आप करके चले जाना। कार्बोनिल कंपाउंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पाई एक्सेप्टर भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है। डीएनएफ के बाद में आते हैं तो जनरल प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं, जनरल ट्रेंड देख सकते हैं कि इसका मेटालिक रेडियस का कलर देख सकते हैं, मैग्नेटिक कम्प्लेक्स देख सकते हैं, एलॉय देख सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नेटिक कम्प्लेक्स के बारे में पूछ सकता है, मैग्नेटिक नंबर कैसे निकालोगे, वो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालोगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, ये आप देख लेना ऊपर से नीचे और अलॉन्ग द पीरियड। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको KMnO4 और K2Cr2 का प्रिपरेशन पढ़ना है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट में आपको लेंथेनाइड का क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है और इसका ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर कौन सा होगा, इसके बारे में पढ़ के जाना। इनर ट्रांजिशन में मतलब F ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ रहा है, तो F ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट है जिसका मतलब रिड्यूसिंग नेचर शो करेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें देख के जल्दी जाना। पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है। ट्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जा सकते। इन ट्रेंड्स से तो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मैक्सिमम शिफ्ट में इसी से क्वेश्चन पूछता है, ट्रेंड से। एटॉमिक रेडियस, कटाइनिक रेडियस या एनाइनिक रेडियस से रिलेटेड करके पूछ सकता है ट्रेंड्स। आयनाइजेशन इंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के बारे में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में, वैलेंसी का, ऑक्सीडेशन नंबर, केमिकल रिएक्टिविटी का, इनमें से किसी का भी ट्रेंड्स लगभग में पूछता ही पूछता है। आप ट्रेंड्स को छोड़ के नहीं जा सकते आप, ठीक है। एलिमेंट ऑफ एसपीडीएफ में कुछ एलिमेंट दे देगा, उनका आर्डर पूछ सकता है, ये सब। तो ये आप एक बार देख लेना पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में ये ऊपर के 3 पॉइंट जो हैं वही सबसे उसके की पॉइंट हैं, मतलब मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वही। अब आते हैं नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग में लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप नहीं छोड़ के जा सकते। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आपको पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बना रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेस में बना रहा है, ठीक है। ये आप देख सकते हो। आयनिक बॉन्डिंग में लैटिस एनर्जी का आर्डर पूछने का चांस ज़्यादातर रहता है। फजान्स रूल में कोवैलेंट नेचर के बारे में आपको पूछ सकता है आयनिक बॉन्डिंग के अंदर का, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट और पोलरिटी के बारे में पूछेगा कि कुछ कंपाउंड देगा, बोलेगा इनका डाइपोल मोमेंट है कि नहीं है। उसके बाद इसमें से कौन सा पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है, तो ये आपसे पूछने का चांस होता है। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिपल्स थ्योरी के बारे में पूछ सकता है, वो जिसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री ये सब के बारे में पढ़ना है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें आपको बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एमओटी के अंदर, तो ये चीज़ें आपको देख के जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के जाना है एमओटी के अंदर का, ठीक है। 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, इस तरह वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको देख के जाना है। एमओटी के अंदर बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है इसमें, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री ये सब तो आपको देख के जाना है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इट्स एप्लीकेशन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी आपको देख के जाना है कि कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, कौन सा कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करेगा, कौन सा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा और कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो ये आपको इसको देख के जाना है। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में तो पूछ ही सकता है कि इसमें से किसके अंदर कोवैलेंट है, तो कौन कोवैलेंट है, तो कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज बन रहा है, इसमें से कौन सा कोवैलेंट जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, तो ऑक्टेट रूल से रिलेटेड करके इसमें पूछ सकता है। तो ये आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग से 10 टॉपिक मैंने निकाल दिया है। आप इन 10 टॉपिक को देख के जा सकते हो, बाकी आपके ऊपर है कि आप कितना पढ़ के जा सकते हो,
तो ये मैं अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ, बाकी आप अपनी तरफ से भी देख के चले जाना। पी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल ट्रेंड्स, आप फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देख सकते हो कि H2S का है तो इनके ऊपर से नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ठीक है, रिएक्टिविटी क्या होगी। तो इस तरह का कोई भी एलिमेंट पी ब्लॉक से उठा के दे देगा, उनकी आर्डर पूछ देगा, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट का क्या होगा, ठीक है। और भी चीज़ें पूछ सकता है, हाइड्राइड के बारे में पूछ सकता है, क्लोराइड के बारे में पूछ सकता है, तो किसी का भी उठा के पूछ सकता है। जनरल ट्रेंड पी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल ट्रेंड आपको देख के जाना है। यूनिक बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, सेकेंड पीरियड एलिमेंट का यूनिक बिहेवियर से रिलेटेड पूछ सकता है, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप पूछ सकता है, इस तरह से आप इसको देख के चले जाना। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कटायन का ग्रुप देख के जाना कि कौन सा ग्रुप के लिए कौन सा कटायन है और उसके लिए प्रीफर्ड टेस्ट कौन सा है, ये देख के चले जाना जरूर। अगर रिएक्शन आप देख के जाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं भी देख के जाते हो तो कम से कम ये चीज़ें तो आपको देख के जानी है। एनायन का भी क्लासिफिकेशन आपको देख के जाना है कि कौन से ग्रुप में कौन सा एनायन आता है। कलर्स ऑफ पीपीटी, ये आपको देख के जाना है कि कौन से पीपीटी का कौन सा कलर होता है। एनसीईआरटी में जो भी दिया हुआ है या प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो दिया हुआ है उन्हीं को आपको देख के जाना, अलग से आपको बहुत ज़्यादा अलग से देख के जाने की ज़रूरत नहीं है। ड्राई टेस्ट आपको देख के जाना है, जिसमें से फ्लेम टेस्ट, बीट टेस्ट, मोहर सॉल्ट के बारे में, इन सब के बारे में आपको देख के जाना है। तो ये आप एक बार जरूर फ्लेम टेस्ट, बीट टेस्ट और ड्राई टेस्ट ये आपको जरूर देख के जाना है। और कटायन और एनायन का क्लासिफिकेशन, ठीक है, कौन से ग्रुप में कौन सा कटायन है, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में कौन कौन से कटायन है और उनके लिए प्रीफर्ड टेस्ट कौन सा यूज़ किया गया है, तो ये आप एक बार देख के जाना। अब हम आते हैं ऑर्गेनिक पे। ऑर्गेनिक में आपको आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर को देख के जाना है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में आपको क्या देखना है, कॉमन नेमिंग देखनी है, ट्रिवियल नेमिंग देख के जानी है। आइसोमेरिज्म में आपको क्या करना है, ये सब देख के जाना है। कैसे बहुत बार क्या हुआ है, ट्रिवियल नेमिंग देख के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पूछा हुआ है, ठीक है, ये देख लेना। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर देख के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो ये तो बहुत बार पूछा हुआ है, तो ये आपको देख के जाना है। आइसोमेरिज्म में आपको क्या देख के जाना है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में देख के जाना है, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में देख के जाना है। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, ठीक है, इसको फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, मेटामर के बारे में देख लेना। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में ये इंपॉर्टेंट है, मेटामर इंपॉर्टेंट है। और एक और बच रहा है, कौन सा, फंक्शनल हो गया, रिंग हो गया, चेन हो गया, पोजीशन हो गया, मेटामर हो गया, एक और एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो ये इसमें एक और है जो कि मेरे दिमाग से निकल रहा है, वो आप देख के जाना, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर में मेटामर तो इंपॉर्टेंट है, देख के जरूर जाना। उसके बाद स्टीरियो आइसोमर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। आपसे ज़्यादातर पूछेगा नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना है या नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितना है, ठीक है। या फिर आपसे पूछ सकता है जीआई से रिलेटेड करके पूछ सकता है ना, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पूछ सकता है, कोई भी बड़ा सा कंपाउंड देके पूछेगा इसमें ज्योमेट्रिकल सेंटर कौन सा है, इसमें ऑप्टिकल सेंटर कौन सा है। कन्फर्मर के बारे में पूछ सकता है कि स्टेबल कन्फर्मर कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, कौन सा अनस्टेबल है, 3-4 दे देगा, उनके स्टेबिलिटी का आर्डर पूछ सकता है। तो ये कन्फर्मर बहुत छोटा सा है एल्केन का, उसका आप देख लेना। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये 5 मेथड है जिनको आप देख के जाना, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन और डिफरेंशियल। तो क्रोमेटोग्राफी जरूर देख के जाना, क्रोमेटोग्राफी से न्यूमेरिकल से एक पूछता है, ठीक है, तो एक बार आप उसको देख के जाना। उसके बाद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आते हैं डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन का। लिविक टेस्ट जो होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन के लिए होता है। लसाइन टेस्ट जो होता है वो नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और हाइड्रोजन के लिए होता है, ये आप देख के जाना, ठीक है। ड्यूमाज मेथड जो होता है नाइट्रोजन और जेल्डाल मेथड जो होता है वो नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है। केरियस मेथड से हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस निकालते हैं, ये क्वालिटेटिव लिविक के लिए हाइड्रोजन और ये, तो ये आप देख के चले जाना, क्योंकि जो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो पूछता है उसका आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट जो पूछता है वो आपको देख के जाना, क्योंकि इससे दोनों से मिला के आपको एक क्वेश्चन, पहले 2 क्वेश्चन पूछने का चांस रहता था, अब एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा इन दोनों टॉपिक से मिला के, क्योंकि क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हो गए। जीओसी में आपको देख के जाना है इंडक्टिव इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल और कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड करके पूछ सकता है, तो जीएससी में ये ट्रेंड आपको देख के जाना है। इसमें और भी आपको पूछ सकता है कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, आयनिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कौन सा होगा, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कंपाउंड, तो ये आप इसमें जीओसी में देख के चले जाना।
उसके बाद आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, नेम रिएक्शन। ये सब चीज़ें तो आपको ऑल रिएक्शन पढ़ते जाओगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। नेम रिएक्शन आपको पढ़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते जाओ कि एल्कोहल के बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन से, हेलो एल्केन हेलो एरिन के बनाने का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन सा है, ईथर के बनाने का प्रिपरेशन कौन सा है। तो हर का प्रिपरेशन और उसी में नेम रिएक्शन भी इंक्लूड हो जा रहा है। तो कुछ नेम रिएक्शन को अलग से लिख के याद कर लेना, वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी नेम रिएक्शन बोर्ड में भी पूछ सकता है या फिर जेई मेंस में भी दे सकता है। मैचिंग वाले में 3-4 नेम रिएक्शन दे दिया और उसके लिए पूछेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरह से नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही रिएक्शन आप देख के चले जाना। केमिकल प्रॉपर्टीज में वही रिएक्शन देख के चले जाना कि अगर हमने इसका रिएक्शन कराया तो ये बना, इसका रिएक्शन कराया तो ये बना, इसका रिएक्शन कराया तो ये बना, ठीक है। एसिडिक आर्डर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको एसिडिक आर्डर, बेसिक आर्डर, टाइप ऑफ कंपाउंड के बारे में पूछेगा। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड देके नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड के बारे में पूछ सकता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक है। एलाइलिक, बेंजाइलिक, ये सब क्लासिफिकेशन जो है बेसिक में आपको देख लेना है। फिजिकल्स में ही सारे मैंने डाल दिया। तो ये टॉपिक्स। बायोमॉलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा बायोमॉलिक्यूल में, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोकार्बन। उनका क्लासिफिकेशन के बारे में बता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे बना, उसके लिए कौन कौन सा रिएक्शन किया गया, ठीक है। कैसे पता चला कि स्ट्रक्चर का ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं, कैसे पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट किया गया। तो आप ये जब देख लेना। उसके बाद उनके स्ट्रक्चर, ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनके स्ट्रक्चर आप देख लेना कि कौन कौन से मिल अल्फा और बीटा मिलने से कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो देख लेना। रिएक्शन टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये तो मैंने लिख दिया। उसके बाद प्रोटीन के बारे में देख लेना। प्रोटीन में ज़्यादातर आपसे एमिनो एसिड के बारे में पूछेगा, ठीक है, कौन सा एमिनो एसिड है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल प्रोटीन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। विटामिन्स के बारे में पूछ सकता है, इनसॉल्युबल विटामिन्स कौन सा है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आप देख लेना। डीएनए और आरएनए कौन कौन से बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, उनमें कौन कौन सा न्यूक्लिक एसिड यूज किया गया है। हार्मोन्स के बारे में देख लेना थोड़ा सा, हार्मोन्स। तो ये मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसमें से जो भी आप पॉइंट आप पढ़ के जाओ तो सारे अच्छे से पढ़ के जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ के जाओ, बट जो मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है आप उस पॉइंट्स को छोड़ के मत जाओ। अगर जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकते हो आप उसको करके जाओ। तो मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन से टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, कौन सा टॉपिक आपको नहीं पढ़ के जाना है। लेकिन आपको लिए जो मैंने ये सीरीज मैंने जो दिया हुआ है, ये जो चैप्टर वाइज जो दिया हुआ है, टॉपिक्स दिया हुआ है, आप ये अपने नोटबुक में लिख भी लो, ठीक है। क्या बेनिफिट होगा मैं उसको बता रहा हूँ। आप इसको नोटबुक में अपने लिख लो और उसके बाद आप एक एक टॉपिक को टिक करते जाओ कि हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं, इस चैप्टर के इस टॉपिक को आपको बन जा रहे हैं। तो अगर सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स अगर बन जा रहे हैं तो वो आपका चैप्टर पूरा का पूरा करें, मतलब आपको उसको ज़्यादा रिविजन करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 या फिर जब भी आप मॉक टेस्ट देने जा रहे हो उस टाइम आप उसको देख के जा सकते हो बस, ठीक है। जिसके सारे चैप्टर या सारे टॉपिक्स नहीं तैयार हो रहे हुए हैं तो उनमें से कौन कौन सा टॉपिक तैयार है उसको आप देख के जा सकते हो। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आप एक बार इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करो। उसके बाद मुझे फीडबैक दो कि अगर मेरा ये बनाया हुआ जो चार्ट है वो आपको कैसा लगा, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही हमारे चैनल